इलस्ट्रेशन 27 करते हैं जी, सेक्शन 50C के ऊपर ही बेस्ड है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट द टैक्सेबल कैपिटल गेन्स इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स। एक्स ने एक प्लॉट खरीदा जी, कब? 10 अगस्त 2008 को। मैं 8-9 लिख सकता हूँ इसके आगे। कितने का? 4,11,000 रुपए का। फिर वो कहता है इसने एक एग्रीमेंट कर लिया मिस्टर बी के साथ कि अपना प्लॉट बेचेंगे, कब? 1 मई 2020 को। एग्रीमेंट कब हुआ? मई 2020 को। और उस दिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो थी 86 लाख थी, लेकिन इसने जो कॉन्ट्रैक्ट किया वो कितने का किया? 80 लाख रुपए का। 10% की रेंज के अंदर ही दिख रहा है जी। अगर मैं 80 लाख का 10% करूंगा तो 88 लाख होता है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उसके अंदर ही है और इतनी गुंजाइश, इतना मार्जिन ऑफ एरर अलाउड है। फिर वो कहते हैं 1 मई 2020 को उसको एडवांस भी मिल गया 1 लाख रुपए का अकाउंट पे ही चेक से। तो हमने कहा सर ठीक है, अब डेट ऑफ एग्रीमेंट वाली ही स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देखी जाएगी। एक्चुअल में जिस दिन ट्रांसफर होगा उस दिन की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हमने नहीं देखी। और वो कहता है डीड साइन कब हुई? 5 जून को, और उस दिन वैल्यू हो गई 89 लाख। 89 लाख नहीं अब देखनी, जबकि ये 110% की रेंज से बियॉन्ड चला गया। बट मुझे नहीं देखना 89 लाख को, क्योंकि मैं तो अब 86 को ही पकड़ के बैठूंगा, क्योंकि हमारी कंडीशन पूरी हो गई। उस दिन कुछ ना कुछ अकाउंट पे चेक या डिमांड ड्राफ्ट या नेट बैंकिंग से ट्रांसफर हो जाना चाहिए था। आर वी गुड? सो नीचे कंपटीशन के अंदर आते हैं जी, और हमने जो टैक्स है वो किसके हिसाब से? 80 लाख के हिसाब से कंप्यूट किया। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हमने यहाँ पे इग्नोर कर दी, बिकॉज वो 110% ऑफ द एक्चुअल कंसिडरेशन के विद इन फॉल कर रही थी, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को हमने इग्नोर कर दिया। आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट जरूर मिल जाएगा जी। सो 4,11,000 इंटू 301 डिवाइडेड बाई 137, जो कि फाइनेंशियल ईयर 8-9 का इंडेक्सेशन का रेट है। चले आगे। ऊपर उसने एक क्वेश्चन और पूछा है जी, वो कहते हैं कि जी अगर ये जो 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर रहे थे, देखिए एग्रीमेंट कब हुआ? 1 मई को, तो ये 1 लाख रुपया भी 1 मई को या उससे पहले ट्रांसफर होना चाहिए था। वो कहता है ये 1 मई की जगह 2 मई को ट्रांसफर हुआ था। फिर ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू की डेट ना देखी जाती, फिर 89 लाख को कंपेयर किया जाता। और 89 लाख क्योंकि 110% के बियॉन्ड है, तो 89 लाख के हिसाब से ही आपका टैक्स कंप्यूट किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जी 89 लाख, ये तो बिल्कुल सेम ही है, 9,03,000 और 9,03,000, वो तो दोनों में ही सेम रहेगा। बट फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन चेंज हो गई बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 50C। 50C की वजह से यहाँ पे 89 शुड बी डीम्ड टू बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। और आपका टैक्स देखिए जी, जो पहले 70,97,000 था वो अब 79,97,000 हो गया। 9 लाख से वैल्यू बढ़ गई। आर वी सेटल? हाँ, क्योंकि उसने लास्ट में एक और पार्ट आपसे पूछा है जी कि आपका क्या आंसर डिफरेंट होता अगर 1 लाख रुपए 1 मई की जगह 2 मई को आए होते तो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, पार्ट ए पार्ट बी। चलें, इलस्ट्रेशन 28। मिस्टर रमेश परचेज द बिल्डिंग ऑन 10/4/2001 फॉर अ सम ऑफ 35 लाख रुपए। ठीक है जी, कब इन्होंने खरीदा? 10/4। फेयर मार्केट वैल्यू लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? 1/4/2001 से पहले नहीं है, 1/4/2001 के बाद की है। इसमें फेयर मार्केट वैल्यू नहीं लगेगी, जो एक्चुअल कॉस्ट है वही कॉस्ट देखी जाएगी, दैट इज 35 लाख। द सेट बिल्डिंग वॉज सोल्ड बाय हिम टू द महेश फॉर 90 लाख ऑन 2021 के अंदर, 2021 के अंदर, 1/1/21, तो ये 2021 में आ गया। लेकिन उस दिन इसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी 1,85 लाख। ठीक है, बहुत ज्यादा थी, तो डबल से भी ज्यादा है। ठीक है, द एग्रीमेंट उसी दिन हुआ था और प्रॉपर्टी भी उसी दिन रजिस्टर हो गई, बात ही खत्म हो गई जी। फिर अब कुछ झंझट है ही नहीं, 185 के हिसाब से आपका टैक्स कंप्यूट किया जाएगा। नीचे सॉल्यूशन के अंदर आ रहे हैं 185 लाख और 35 लाख का आपने खरीदा था, उसके ऊपर इंडेक्सेशन आपको मिल गई है क्योंकि ये पहले साल की ही थी, 1-2 की। तो फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे पहुंच गए सभी। आइए जी, अब सेकंड पैराग्राफ भी पढ़ लेते हैं। कहते हैं कि जी आपका आंसर क्या डिफरेंट होता अगर मैं ये बात बोलूं कि हमारा एग्रीमेंट 1 को नहीं 1/7/20 को हुआ था। हुआ ये भी 2021 के अंदर, और उस दिन वैल्यू थी 120 और डाउन पेमेंट 15 लाख की चेक के द्वारा गई है। मैं ज्यूम कर रहा हूं कि अकाउंट पे ही चेक है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया क्रॉस चेक भी नहीं चलता है, बेयरर चेक तो बिल्कुल भी नहीं चलता है, अकाउंट पे ही चेक ही चाहिए हमें। ठीक है, तो यहां पे क्लियर नहीं है कि चेक जो है वो अकाउंट पे ही चेक है कि नहीं। क्लियर है? अगर आप कहते हैं कि जी चेक है, इन दैट केस हम 1/20 के हिसाब से आपका टैक्स निकालेंगे, क्योंकि 1/20 भी रेंज के बियॉन्ड है, 110% के बियॉन्ड है। इन दैट केस
1/20 के हिसाब से आपका टैक्स निकाला जाएगा। और लास्ट में कहता है कि अगर ये 15 लाख रुपए चेक से ना मिले होते फिर तो पुराना आंसर ही हमारा चलना था 185। फिर डेट ऑफ एग्रीमेंट वाली स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ना देखी जाए। इलस्ट्रेशन 31 बहुत इजी सा क्वेश्चन है, पढ़ देता हूं जल्दी से। मिस्टर टी इनहेरिटेड अ हाउस इन जयपुर अंडर द विल ऑफ हिज फादर। कब इनहेरिट किया आपने? मई 2002 को। और इनके फादर ने कब खरीदा था? 1980 में 2.5 लाख रुपए। फिर वो कहते हैं कि जी उसने खुद 7 लाख रुपए के फर्दर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कर दिया, फ्लोर बनवा दिया। फ्लोर बनवा दिया मतलब कैपिटल नेचर का खर्चा है और ये कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में आ जाएगा क्योंकि ये 1/4/2001 के बाद किया। कब किया? जून 2006 में। इंडेक्सेशन के लिए बेस ईयर 7-8 6-7 लेंगे, 6-7, ठीक है जी, 6-7। फाइन जी। हाउस बेचा कितने का? कहता है नवंबर 20 मतलब 2021 में आपने बेच दिया 37,50,000 का। द वैल्यूएशन अडॉप्टेड फॉर द पर्पज ऑफ स्टैम्प ड्यूटी, उस दिन उसकी वैल्यू कितनी थी? 47,25,000। तो हमने कहा सर बात क्लियर है, आपका 37,50 किसी काम का नहीं है, अब तो टैक्स कितने के हिसाब से होगा? 47,25,000 के हिसाब से। बट वो कहते हैं कि जी विच इज नॉट कंटेस्टेड बाय द बायर बट एज पर द असेसीज रिक्वेस्ट एओ ने वैल्यूएशन ऑफिसर को बुला दिया। अब हमने कहा सर वैल्यूएशन ऑफिसर की रिपोर्ट देखनी पड़ेगी, ठीक है, वो इससे वैल्यू कम बताता है या ज्यादा बताता है। आपने कितनी वैल्यू बोली थी? 47,25,000 रुपया और वैल्यूएशन ऑफिसर ने बोली 47,50। हमने कहा सर वैल्यूएशन ऑफिसर की तो छुट्टी है, ठीक है जी, इसकी वैल्यू हमारे किसी भी काम की नहीं क्योंकि वैल्यू कम कर सकता था, ये बढ़ा नहीं सकता। तो इसने तो ज्यादा बोल दी, 47,50 बोल दी, 47,50 टू बी इग्नोर्ड। 47,25 के हिसाब से आपका टैक्स कंप्यूट किया जाएगा। कहता ब्रोकरेज लगी है 1% ऑफ द सेल कंसिडरेशन। वंडरफुल पॉइंट, वंडरफुल पॉइंट। आप वैल्यू कौन सी लेंगे? देखिए जी मेरे साथ क्वेश्चन के अंदर 47,25,000, लेकिन ब्रोकरेज कितने पर होगी? 37,50,000, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो एक्सपेंसेस हैं आप प्लीज इसका 1% गलती से भी मत कर देना क्योंकि एक्चुअल में जो कंसिडरेशन है ब्रोकर को तो मैंने वही ब्रोकरेज दी होगी। इनकम टैक्स में क्या वैल्यू पे टैक्स दे रहा हूं वो अलग बात है, दैट इज नन ऑफ द बिजनेस ऑफ द ब्रोकर। ब्रोकर को उससे क्या लेना देना। सो इन दैट केस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप हाईलाइट कीजिए। आई टेल यू माई वन वे ऑफ मार्किंग, ठीक है। मैं जो अपने नोट्स के अंदर करता था जब मैं सीए और सीएस पढ़ता था, तो जैसे फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन होते थे जी बड़े लेंथी, ठीक है, और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 40 to 45 मिनट्स 50 मिनट्स लग जाते थे बैलेंस शीट वगैरह टैली करने में। अब वो क्वेश्चंस भी बहुत सारे होते थे, लेटर से 30, 35, 40 क्वेश्चन आते हैं और मैंने एक बार सारे सॉल्व किए, 4 दिन लग गए मेरे को, ठीक है। और उसके बाद अब मैं उसको जब रिवाइज करूं तो मेरे को समझ नहीं आता था कौन सा क्वेश्चन करूं कौन सा ना करूं और कितने क्वेश्चन दोबारा से प्रैक्टिस करूं। व्हाट आई यूज्ड टू डू, मैं क्वेश्चन के अंदर हाईलाइट कर लेता था जी। लेटर से मैं 4 कलर के मार्कर्स हाइलाइटर्स लेकर बैठता था, तो मैंने एक कलर से, लेटर से नियॉन कलर से इसको हाईलाइट कर लेना और उसका उस क्वेश्चन में जहां जहां ट्रीटमेंट है उसको हाईलाइट कर लेना। कि बाकी सारा क्वेश्चन बहुत रेगुलर था, मेरे को पूरा क्वेश्चन और पूरी प्रोविजन पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट आई डू नॉट वांट टू मिस दिस पॉइंट, ठीक है। तो क्वेश्चन में भी, तो अगर मेरे को एक क्वेश्चन के अंदर 4 पॉइंट्स अच्छे लगे तो मैं 4 कलर के हाइलाइटर से, एक को नियॉन कलर से क्वेश्चन में, और उसकी ट्रीटमेंट कहां कहां आई क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। जैसे फाइनल अकाउंट्स में P&L में भी आई, बैलेंस शीट में भी आउटस्टैंडिंग और कहीं पे और एडजस्टमेंट करनी पड़ती थी, वो चारों जगह हाईलाइट कर लेता था। जिससे क्या फर्क पड़ता था, जब मेरा फ्रेंड बैठा उसको रिवाइज कर रहा है, ठीक है, फाइनल अकाउंट्स के चैप्टर के 40 क्वेश्चन को, तो उसको लगा शायद 1.5 दिन, ठीक है, और जब मैंने उसको रिवाइज किया मेरे को लगे 6 घंटे, ठीक है। और मैंने 6 घंटे में सारे के सारे क्वेश्चंस भी रिवाइज कर लिए और कोई भी पॉइंट छोड़ा भी नहीं, ठीक है। बट जो पॉइंट्स मेरे ऑलरेडी सेटल थे मैं उनको क्यों बार बार पढ़ रहा हूं, ठीक है। और ये अगर आप मार्किंग इस तरह की कर सकते हैं, ये छटाई आपको करनी पड़ेगी जब आप घर जाएं या क्लास में, तो आप हाइलाइटर से हाईलाइट कीजिए कि क्वेश्चन में बस एक ये पॉइंट नहीं आया, ठीक है, और उसकी ट्रीटमेंट कहां पर आई, उसका क्या इफेक्ट है, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, जिससे आपकी रिवीजन क्विक हो सकती है। और मैं बार बार एक ही बात बोलता हूं, सीए, सीएस, सीएमए के पेपर्स को क्लियर करने का बस एक ही तरीका है जी, नंबर ऑफ रिवीजन,
ठीक है। नंबर ऑफ रिवीजन, जो बच्चा बोल गया कि सर मैं 3 बार पढ़ के गया हूँ, उसने शायद पास होना है, शायद नहीं होना। जिसने बोला सर मैं 8 बार पढ़ के गया हूँ, उसके 55 से 60 नंबर आने ही आने, ठीक है। एक ही मंत्र है पास होने का, दैट इज द नंबर ऑफ रिवीजन। और नंबर ऑफ रिवीजन कैसे एनहांस कर सकते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, आप कितने अच्छे नोट्स बनाते हैं। फाइन। सो जितनी अच्छे आपके नोट्स होंगे, जितने सुंदर आपके नोट्स होंगे, उतना रिवीजन में कम टाइम लगेगा। सो प्लीज वर्क अपॉन योर नोट्स, ठीक है। वो आप फर्स्ट रिवीजन में भी मेहनत कर सकते हैं, और साथ के साथ करें तो नथिंग लाइक दैट। फाइन, ये हमने इसमें से माइनस किया जी, और फिर इंडेक्सेशन दोनों की ले दी, जो कॉस्ट की थी उसकी भी और इसकी भी। इन्होंने लास्ट में बताया जी फेयर मार्केट वैल्यू, क्योंकि ये जो 2.5 लाख रुपए थे ये कब के बताए हैं, जनवरी 1980 के। तो मैंने कहा सर फेयर मार्केट वैल्यू बता दो 1/4/2001 को, तो वो थी जी 270। तो 270 और 250 विच एवर इज हायर, तो फिर 270 के हिसाब से आपको मिल गई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंप्रूवमेंट पे आपने 7 लाख रुपया खर्च किया था फर्स्ट फ्लोर बनाने में, उसकी भी इंडेक्सेशन हमने आपको